नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जियोग्राफी। ये इस चैप्टर का इस बुक का नाम है हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक का ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप हमारे चैनल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो चलिए मानव विकास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मानव विकास होता है क्या, डेफिनेशन क्या है मानव विकास की। तो मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, जब मनुष्य में शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और कौशल के द्वारा जो गुणात्मक परिवर्तन आते हैं ना, सुधार होता है, तो उसे हम मानव विकास कहते हैं। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन है मानव विकास की। आई होप आपको समझ आया हो। आप अब हमारा अगला टॉपिक बढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है वृद्धि और विकास। अक्सर आपने इस दो शब्दों को सुना होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है। ज़्यादा लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है ये। वृद्धि का मतलब होता है कि मात्रात्मक परिवर्तन, यानी जब किसी व्यक्ति में उसके आकार व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में नहीं, उसके आकार में, उसके वजन में, उसकी लंबाई में जब परिवर्तन है, उसकी क्या क्वालिटी नहीं क्वांटिटी उसमें चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जबकि जो विकास होता है ना, वो उसमें किसी व्यक्ति में उसकी क्वालिटी में चेंज आता है, उसकी क्वालिटी में सुधार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जो वृद्धि है ना, ये नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें ज्योग्राफी के थ्रू बात करें, तो हमारा देखो, अगर किसी स्थान की जनसंख्या 100 है, ठीक है, और अगले साल क्या होती है, उसमें 10 हो जाती है, 110 हो जाती है, 10 और ऐड हो जाते हैं, तो इससे क्या है कि वो सकारात्मक रूप से उसमें परिवर्तन हुआ, बढ़ा उसमें। लेकिन अगर उसमें कमी आएगी, जब वो 90 हो जाएगा, तो नकारात्मक होगा, यानी क्या उसमें घट रहा है। तो ये क्या है, ये वृद्धि है, जो कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है। जबकि और जो वृद्धि होती है ना, ये हमेशा, ये जो वृद्धि है ना, ये विकास का एक हिस्सा है। ये अपने आप में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं, विकास का एक हिस्सा है। जबकि अगर विकास की बात करें, तो विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। जब किसी व्यक्ति को विकल्पों में वृद्धि होती है ना, उसके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, तो उसे उसका होता है विकास हो रहा है। और जो विकास होता है, ये हमेशा सकारात्मक ही होता है। विकास जो है ना, वो अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। ये वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो ये हो गया हमारा वृद्धि और विकास। आई होप आपको समझ आया कि वृद्धि और विकास क्या है। तब हम बात करते हैं मानव विकास। हमारे चैप्टर का नाम ही है मानव विकास, मनुष्य का विकास। तो मानव विकास के संबंध में क्या हुआ कि एक प्रोफेसर है, डॉक्टर महबूब उल हक। ये जो है ना, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। इनको ये जो थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, ये 1970 से 1982 के बीच विश्व बैंक जो है ना, उसके नीति निर्माता के विभाग के डायरेक्टर थे। इन्होंने क्या किया, 1990 में ना एक रिपोर्ट तैयार की और मानव विकास का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मानव विकास को हम कैसे आंक सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि मनुष्य का विकास हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि होगी ना, जब लोगों के लिए विकल्पों में वृद्धि होगी, तो उसका तब विकास होगा। जब ज्ञान और विवेक के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का निर्धारण किया जाएगा और संसाधनों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा। मानव तक संसाधनों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा, तब मानव का विकास होगा। तो ये उनके कुछ विचार है जो कि मानव विकास के संबंध में दिए हैं उन्होंने। अब हमारा एक अगले अर्थशास्त्री है, उन्होंने भी विचार दिए कि मानव विकास के संबंध में, तो उनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जो थे, ये भारतीय अर्थशास्त्री है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें अर्थशास्त्री के कल्याण के अर्थशास्त्री, ठीक है, ये कल्याण के अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1998 में ना, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें इन्होंने एक शोध किया था, एक रिसर्च की थी, जो कि 1993 में जब बंगाल में भुखमरी आई थी, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। तो उनकी वजह से इनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनके अनुसार, जो अमर्त्य सेन है, इनके अनुसार क्या है कि मानव का विकास का अर्थ है ना, विकास का अर्थ है कि लोगों की स्वतंत्रता से है। जब लोगों को स्वतंत्रता मिल रही है, तो उनका विकास हो रहा है। मानव विकास का अर्थ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिसमें लोग अपने स्वास्थ्य और बुद्धि का विकास कर सके और एक सार्थक जीवन जी सके। ठीक है, हमें विकास तभी होगा, जब विकास का मतलब है कि इनके अनुसार कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए जब व्यक्ति ना अपनी बुद्धि का और अपने स्वास्थ्य का विकास कर अपना अच्छा जीवन जी सके। तब हम मान सकते हैं उस व्यक्ति का विकास हो रहा है, मानव विकास हो रहा है। तो ये दो हमारे अर्थशास्त्री हो गए, उन्होंने ये विचार दिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मानव विकास के स्तंभ।
ठीक है, मानव विकास के स्तंभ है, तो मानव विकास के क्या क्या स्तंभ है, तो इस चैप्टर में हमें दे रखा है 4 स्तंभ। पहला स्तंभ है हमारा समानता। समानता का क्या अर्थ है कि अवसरों की समानता से, जब व्यक्ति को अवसरों की समानता मिल रही है, जब किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो मानव विकास जो है ना वो समानता पर निर्भर करता है, जहां पर सबको समान अवसर मिलना चाहिए और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सभी को और किसी को भी संसाधनों से दूर नहीं रखना चाहिए, हर किसी को संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, तो ये हो गया मानव समानता। दूसरा हमारा सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ है कि इसमें अवसरों की निरंतरता से, समानता का क्या अर्थ है, अवसरों की समानता है, लेकिन सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की निरंतरता। जो अवसर हमें आज मिल रहे हैं ना वही हमें कल भी मिले, यानी आज जो अवसर या जिन अवसरों को हमें दिया जा रहा है वही अवसर आने वाले भविष्य की पीढ़ी को भी मिलता रहे, तब हम कह सकते हैं कि मानव विकास होगा या अभी भी हो रहा है। और जो ये मानव विकास जो है ना का एक स्तंभ है सतत पोषणीयता, इसको सतत पोषणीय विकास और नव निश्चयवाद से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्तंभ हो गया। अब हम बढ़ते तीसरे स्तंभ की ओर। हमारा तीसरा स्तंभ है सशक्तिकरण। समाज का वह वर्ग, इसके अनुसार क्या है कि समाज का वह वर्ग जो कमजोर है ना उसे ताकतवर बनाया जाए और संसाधनों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। इससे क्या होगा कि जो कमजोर वर्ग है उसको लाया जाए, उसको भी इस योग्य बनाया जाए ताकि वो सशक्त लोगों के साथ समानता के साथ उनका क्या कर सके, उनका समानता उनको दी जाए और उनको आगे लाने के लिए कुछ खास व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए महिलाओं के प्रति लोगों के सोच की परिवर्तन आ रही है। इसके अनुसार क्या है कि देखो ये जो सशक्तिकरण है इसका मतलब है कि जो समाज का जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, उनको अवसर दी जाए ताकि वो क्या कर सके, दूसरों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बढ़ सके आगे। ठीक है, और उनको आगे लाने के लिए कुछ खास व्यवस्था भी की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें महिलाओं के आज देखेंगे तो हमारे देश में महिलाओं को कुछ खास सुविधाएं भी दी जाती है, बस में हो गया, ट्रेन में हो गया, मेट्रो में हो गया, तो इनको हम ताकि उनको कुछ विशेष आवश्यकता की विशेष जरूरतों की उनको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जो कमजोर वर्ग है जैसे ST SC हो गया, इनको भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा और उनको आज के टाइम में पीढ़ी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, समाज की मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ने की चेष्टा की जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके। और आज ठीक है, अगला हमारा स्तंभ आता है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ क्या है कि मानव श्रम के संदर्भ में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ना मानव को ना विशेष कौशल सिखाने चाहिए। अगर हमें मानव की उत्पादकता बढ़ाना, अगर देश में हम चाहते हैं कि जो मानव है वो ज्यादा मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन करे, अपनी अच्छी क्वालिटी के साथ और अपने फुल फोकस के साथ वस्तु का उत्पादन करे या सेवा का निर्माण करे, कोई भी चीज का बनाए, तो उसको लिए हमें जरूरी है कि हम उसे कुछ खास कौशल, विशेष प्रकार के कौशल स्किल सिखाया जाए, तभी वो कर पाएगा। इसके लिए आवश्यक है ताकि वो उत्पादन में और आय में वृद्धि होगी। अगर हम उसको कौशल सिखाएंगे तो वो अपना ज्यादा काम करेगा और ज्यादा अपने दिमाग का यूज करके काम करेगा और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि तो उत्पादकता बढ़ेगी और दूसरा क्या होगा, इससे आय में भी वृद्धि होगी, प्लस इसमें क्या होगा, संसाधनों तक उसकी पहुंच को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये होगा हमारे स्तंभ मानव विकास के। ठीक है, मानव विकास के हमारे स्तंभ होगा। हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास के उपागम। ठीक है, इसमें देखते हैं कि मानव विकास के बीच इसमें भी 4 उपागम दे रखे हैं। पहला उपागम है आय उपागम। ये मानव विकास को मापने की सबसे पुराना माध्यम होता है। ठीक है, आय उपागम जो है इसमें क्या करते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए ना इसको हम आय, लोगों की जो सैलरी है ना, जो कितना कमा रहे हैं उसको हम ऐड करते हैं। तो इसमें पूरे देश को ऐड किया जाता है, एक देश के ना जितने भी लोग कमा रहे हैं उनकी आय को एक साथ इकट्ठा करके और फिर बाकी देशों के तुलना करके उसका रैंक निकाली जाती है। तो जिन देशों के लोगों की आय ज्यादा होती है ना, जो देश ज्यादा कमा रहा होता है उस देश का स्तर भी मानव विकास में ऊंचा होता है। ठीक है, जितना ऊंचा होगा उस मानव विकास की रेस में वो देश उतना आगे होता है। अगला उपागम हमारा आता है कल्याण उपागम। इस उपागम में सरकार द्वारा ना शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देता है और ज्यादा खर्च किया जाता है। यानी लोग जो सरकार जो होती है ना, इस कल्याण उपागम के माध्यम से सरकार शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और सामाजिक सुरक्षा को लेकर पैसे ज्यादा खर्च करती है। और इसके साथ साथ जिस देश की सरकार ना अपने नागरिकों के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं संसाधनों को, उसको अच्छी एजुकेशन देती है, उसकी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है, तो वो देश ना मानव विकास में बहुत ऊंचा रहता है। ठीक है, तो अगर आप जब भी इंडेक्स निकलता है ना मानव विकास का, तो उसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो
हमेशा ऊपर 1-2 नंबर पे जहाँ तक नॉर्वे रहता है, स्वीडन रहता है, ये सारे देश रहते हैं टॉप पे, क्योंकि ये अपने जो देश है ना, ये अपने संसाधनों का ज़्यादातर उपयोग अपना ज़्यादातर खर्च अपने देश की जनता के ऊपर करते हैं, तो ये मानव विकास में बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा उपागम आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को ना ILO ने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो इसके अनुसार क्या है ना कि मानव विकास को मापने के लिए ना 6 मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब हम वो आवश्यकता है भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और स्वच्छता। अगर ये पूरा आवश्यकताएं पूरी हो रही है ना किसी एक व्यक्ति की, तो हम मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का विकास हो रहा है, उस देश का मानव विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता उपागम। लास्ट हमारा आता है क्षमता उपागम। इस क्षमता उपागम को किसने दिया? इसको दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत के अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इनके इस उपागम के अनुसार सरकारों को ना नागरिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नागरिकों को खास कौशल सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा उत्पादन कर सके और ज़्यादा पैसे कमा सके। जिन देशों के लोगों को ज़्यादा कौशल सिखाया जाता है, वो देश मानव विकास में बहुत आगे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उपागम, जो कि है मानव विकास के। आई होप आपको समझ आया हो मानव विकास के उपागम। हमारा अगला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। तो इसको निकालने के लिए ना 3 चीज़ों का हम बेसिकली यूज करते हैं। तो पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा में क्या करते हैं कि इसमें ना प्रत्येक देश की साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसको ऐड किया जाता है। उसके साथ साथ विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या और स्कूल छोड़ चुके बच्चों की संख्या को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा शिक्षा में ऐड किया जाता है। दूसरा स्वास्थ्य में क्या होता है कि स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा, किस देश का नागरिक कितने साल तक जी रहा है, उसको इसमें ऐड किया जाता है और देखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि लोगों के पास अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के अवसर प्रदान है। जिस व्यक्ति को अगर ज़्यादा जीवन जी रहा है, वो ज़्यादा साल तक जी रहा है, तो इसका मतलब हमें ये पता लगता है कि उस देश की स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है। ठीक है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा साल तक जी रहा है। अगला जो हमारा ऐड किया, 3 चीज़ों को हम इसमें ऐड करें। तीसरा चीज़ हमारा संसाधनों तक पहुँच। इसमें प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत आय होती है। ठीक है, इसमें प्रति व्यक्ति जो लोग कमा रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें औसतन कितना एक व्यक्ति कितना कमा रहा है किसी देश में, उसको इसमें ऐड किया जाता है। ये 3 चीज़ों को ना हम ऐड करते हैं और इन 3 चीज़ों को 1/3 और 1/3 भरांक देते हैं। ठीक है, 1/3 में से शिक्षा को कितना नंबर मिला किस देश को, ठीक है, 1/3 में से स्वास्थ्य को किस देश को कितना नंबर मिला, और 1/3 संसाधनों तक पहुँच को किस व्यक्ति को कितना नंबर मिला। तो इसमें प्रत्येक भरांक को प्रत्येक आयाम को, ये आयाम है 3 आयाम है इसमें। ठीक है, प्रत्येक आयाम को 1/3 भरांक देते हैं। मानव विकास सूचकांक सभी आयामों को दिए गए ना कुल योग होता है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ के फिर लास्ट में हम HDI निकालते हैं। ठीक है, कि किस व्यक्ति को HDI कितना, एक में से कितना नंबर मिल रहा है। और जब देखो 1/3 तीनों का अगर हम कहेंगे तो 3/3 हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा। तो 1 में से स्कोर निकलता है सबका 1 में से स्कोर देते हैं। तो 1 जिस देश का स्कोर 1 के जितना निकट होता है, जितना करीब होता है, उसको मानव विकास में उतना ऊंचा रखा जाता है। यानी मान सकते हैं कि उस देश का मानव विकास सबसे ज़्यादा ऊंचा, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा जो देश सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, उस देश का मानव विकास सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा मानव विकास सूचकांक। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता रहूँगा। अभी के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।